हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रॉम किचन to plate in a very healthy way, and today's audience, sir, is all dietitians and the clinical staff. So over to you, and thank you very much. Thank you very much, and I welcome you all. सबसे पहले मैं डर गया हूँ, इतने सारे डाइटिशियन सामने हैं और मैं डाइट का बिल्कुल पालन नहीं करता, इसलिए मेरी हालत ये है अभी. But I'm trying to lose my weight. 8 hours non-stop cooking world record next year in USA, so that आप सभी लोगों का मुझे मार्गदर्शन तो लगेगा. सबसे पहले जब मैं मैम से बात किया तो चैलेंजेस के ऊपर जब हमने बात की कि जितने भी न्यूट्रिशियस डाइट हम बनाते हैं या हम कोई हेल्दी फूड बनाते हैं, तो उस समय हमें प्रॉब्लम ये होती कि उतनी कैलोरीज उतनी क्वांटिटी में खाना बनाना है, बनाने के बाद वो टेस्टी भी बनाना है, उसके बाद में जो फ्रेशनेस उसको हमें चाहिए वो आखिरी तक ये करना है. तो इस समय बड़ी प्रॉब्लम आती. अब जजिंग के समय भी हमको बहुत प्रॉब्लम आती कि जब डाइट के नाम से या हेल्दी रेसिपीज के नाम से सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग रेसिपीज लाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स वो बेचारे लाते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया उनसे मेरे 3 सवाल हैं कि आप जो खाना बनाते हो जिसमें काफी सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं और जिसे आप हेल्दी कहते हो, तो वो खाना, वो रेसिपी आपने खुद ने कितने बार बनाई बिफोर द कंपटीशन. ठीक है, उसके बाद कंपटीशन में लाने के बाद उस रेसिपी को आपने रिपीट कहीं किया या अपने घर में लोगों को खिलाया, बच्चों को खिलाया या उन्हें टिफिन में दिया. कोई रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो भी इस चक्कर में आते हैं, तो उनसे भी मैं पूछता हूँ कि वो रेसिपी आपने वहां बना तो ली, उसके बाद में रेस्टोरेंट में उसे इंट्रोड्यूस किया क्या, नहीं किया. तो ये सारे के जवाब जो है ना 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 में आते हैं, तो वो हमें हाँ 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 में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत सभी को लगेगी और आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट लगेगा. और सबसे पहला जो चैलेंज एक हमें आता है, तो ये जब डाइट वाला हम खाना बनाते हैं तो कुछ एक ब्लंट टेस्ट होती है और उसको फिर स्वाद आने के लिए कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पाइसेस का इस्तेमाल करना, कुछ टेक्निक भी हमें उसमें अलग से इस्तेमाल करना पड़ता. और ये सब कसरत करने के बाद फिर वो रेसिपी एक बनती है. अब जहाँ ऑयल है, जहाँ मीठा है, उससे भी कैसे कम करना, क्या उसका सब्स्टिट्यूट डालना, मैं कर तो लेता हूँ, फिर मैं हमेशा डाइटिशियन की मदद लेता हूँ. उनकी भैया मैंने इतना ये डाला, इतना वो डाला, अभी क्या करना. एक बहुत अच्छा किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा. मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया था, दिल, डाइट और डायबिटीज प्रोग्राम का नाम था, और एक बहुत अच्छा सा स्टेज था वहां पर. एक कोने में छोटा सा मेरा किचन था, एक ड्राइंग रूम थी, और ड्राइंग रूम में एक डाइटिशियन और एक दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर बैठे थे और हम किचन में थे. हमने प्रोग्राम की शुरुआत ही ऐसी की, तो नाम भी दिल, डाइट और डायबिटीज था, और कुछ रेसिपीज मैंने डिजाइन करके लाई थी कि जो डाइट से रिलेटेड है, उसके बाद में दिल से रिलेटेड, यानी हार्ट पेशेंट के लिए भी रिलेट करती हो. तो ड्राइंग रूम में बातें चलती रहती, मेरी एंट्री होती और फिर हम रेसिपी के ऊपर डिस्कस करते करते वो प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ कि अदरवाइज कोई डॉक्टर या डाइटिशियन भाषण देने जाता है, बताने जाता है, तो उतना बोल रहे. तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन किया कि डाइटिशियन बता रही, मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, लोगों को दिख रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ, और ये सारा होने के बाद फिर वो रेसिपी सामने आती है. तो इस प्रकार का प्रोग्राम चलते रहे इस टाइप के, तो वो लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं. जब हमें एक बात का और ध्यान में मैं सभी को बताता हूँ, हम जिस बर्तन में खाना बनाते हैं, ठीक है, वो बर्तन जो है उसमें भी काफी सारा डिपेंड होता है. नॉनस्टिक पे तो हम लोग देखिए मत बनाओ खाना, क्योंकि ये एल्यूमिनियम या जर्मन का इस्तेमाल जिसमें होता है, उसके बाद में उसका जो कोटिंग होता है, तो एक हाई क्वालिटी का कोटिंग है तो बात अलग है, अदरवाइज
कुछ लो क्वालिटी का भी कोटिंग होता है, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऑलवेज यूज कॉपर, तांबा, पीतल, लोहा, इसके बर्तन यदि इस्तेमाल आप करें और उसमें यदि आप खाना बनाए तो ज्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि इसमें सारे ये भूमि पात्र है, जमीन से निकले हुए सारे, ये जैसे मैं अभी कॉपर ग्लास में पानी पीता हूँ तो ये जमीन से निकला है, तो इसमें सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे तो वो कंटेंट जो है खाना बनाते बनाते रेसिपीज में आते हैं और रेसिपी में एक अलग टेस्ट भी आता है और हमें वो कंटेंट सारे मिल जाते हैं। ऑयल के बारे में हमेशा मेरा कहने का एक होता है कि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, पर यदि मैं एक हम क्या कर लेते हैं कि खाना बनाते समय रेगुलर एक हमारा ऑयल होता है। अब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाता कि हर ऑयल में कुछ कंटेंट्स होते हैं हमें शरीर के आवश्यक है, तो रोज एक ऑयल यूज करो या हफ्ते में ऑयल मत दो, ये सारे आप लोग जानते हो। पर मैं क्या करता हूँ कि मैं हमारे जो डाइटिशियन उनसे पूछा तो कि कितना घी हमने इस्तेमाल करना चाहिए, तो घी का तो इस्तेमाल करता हूँ, बनाता हूँ थोड़ा सा ऑयल में, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फाइनल सेटिंग है वो थोड़े से घी से करता हूँ ताकि घी की महक जो है वो रेसिपी में आए। एंड आपका इसका कोकोनट ऑयल जो है, तो हम हमेशा कहते हैं कि भैया कोकोनट ऑयल से कैसे बनेगा खाना, कैसे लगेगा, आप बना के तो देखो एक बार जैसे शुरू करें तो आपको वो अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा कहना है। उसके बाद में मैं जैसे एक व्हाइट का हम एक ये बनाते हैं, जैसे केक के ऊपर आइसिंग वगैरह होती है, तो इंस्टेड ऑफ एक व्हाइट या कुछ क्रीम, तो हेवी क्रीम जाके भी लो इसका कहने का क्रीम भी आता है बाजार में, पर उससे भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसका नाम है एक्वाफावा। और वो एक्वाफावा क्योंकि कई लोगों को पता होगा कि जैसे चना है, छोले को भिगाकर उसको आप 7-8 घंटा रखिए, उसके बाद में भिगाने के बाद उसको बॉईल करिए। आप बॉईल इतना करिए 1.5 से 2 घंटा, ताकि अच्छा गाढ़ा एक लिक्विड उसमें बन जाए, और वैसे ठंडा करके उसको फ्रीज में रख दो। फ्रीज में रखने के बाद एक 6 घंटे फ्रीज में रखने के बाद ऊपर परत एक आती है थोड़ी सी ऐसी ऑयलिश, ठीक है, उसमें ऑयल नहीं है, तो वो परत निकाल के उससे फेंटता है। फेंटते आप देखेंगे इतना बढ़िया झाग आता है उसमें, हाँ इतना बढ़िया झाग आता है, तो बिल्कुल उसमें कुछ भी होता नहीं, और वो उससे आप आइसिंग कर सकते हैं, या तो फिर उससे वो कोई बिस्किट्स है वो भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के जो आइडियाज हैं वो आगे लाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और पहले के जमाने में मैंने देखा है कि हम पहले गांव में रहते थे, और गांव में हमारे अगल बगल में जो लोग रहते थे उनकी उम्र किसी की 90 साल, किसी के 95 ईयर्स, और वो अच्छे हट्टे कट्टे, और 95 एट द एज ऑफ 95 वो भी दौड़ते ही करते। तो उस समय ये ट्रिपल फिल्टर और इसका ये जो ऑयल वाला जो चक्कर अभी आप सब देखते हैं कि ये डबल फिल्टर, ये ट्रिपल फिल्टर है, वो चक्कर था नहीं। तो खाने में तेल निकालते थे, उसको खाते थे, तो वो तेल कभी भी मेरे हिसाब से अच्छा होता है। बट तेल का इस्तेमाल ही हमें कम करना है, तेल का इस्तेमाल कम तो करना है, पर रेसिपी भी अच्छी बनना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया आदमी जब हम खाना खाते हैं तो 3 प्रकार से खाना खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है खाने खाने का, वो तो नजरिया होता है कि रेसिपी आपकी कितनी बेहतरीन है। बढ़िया रेसिपी दिखी तो हम चाहते कि चलो इसको उठा लें। तो जब भी डाइट वाला कोई खाना बनाते हो तो उसका प्रेजेंटेशन, कलरिंग, उसके बाद में गार्निशिंग वो बढ़िया होना चाहिए। कौन सी प्लेट में हम खाना सर्व कर रहे हैं। अब कलरिंग इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें आर्टिफिशियल कलर डालो, कलर बिल्कुल नहीं डालना। कलर आपके जो सब्जियों के कलर है सारे रंग, अब ये हैप्पी लाइफ का एक मैं सामने देख रहा हूँ किसी का, तो इतनी अभी पुष्पलता जी आ गई, और उसके पहले उनका जो सिंबल था वो बहुत बढ़िया था, अलग अलग कलर की सब्जी थी उसमें। नेहा जी की भी जो मैं प्लेट देख रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग तरह के फूल नहीं फ्रूट्स उसमें है। तो ये सारा जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी चीज का प्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले आंखों से हम खाते हैं, आंखों से खाने के बाद जब हम उस रेसिपी को लेते हैं, तो रेसिपी लेने के बाद हमें पता चलता है कि भैया हाँ ये कैसे है, उसका फील करते हैं, उसकी टेस्ट कैसी है, और टेस्ट करने के बाद फिर हमें भूख कितनी है। तो इस 3 टाइप से हम खाना खाते हैं, तो उसका सारा ख्याल रखते हुए हमें खाना बनाना
वही फिर से बात आती है कि अभी यहाँ पर 9 टाइप के जो मिलेट्स है, जिसे नवरत्न कहते हैं, वो 9 टाइप के मिलेट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अब तक तकरीबन 4 सिटीज में मैंने 5-5 हजार किलो मिलेट्स बनाए एक ही कढ़ाई में, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और जिसमें राजगिरा है, सनवा है, रागी है, खागनी है, कोडू है, सामा है, कुट्टी है, बाजरा, चेना और जवार, ये सारी जो मिलेट्स है वो आसानी से हमें मिलते हैं। तो इसमें आपके गांव में, आपके शहर में आपको जो भी मिलेट्स मिलता है आसानी से, वो आप उसको लेकर उसके ऊपर आप काम करिए। और एक बात तो कर रहा हूं, पर इस समय यदि किसी को कुछ बीच में सवाल उसी बारे में कुछ आया है तो बीच में आप हाथ उठाकर पूछ सकते हो, बाद में फिर निकल जाएगा। इसके बाद में एक चैलेंज और अभी आने लगा कि कई लोगों को एलर्जी होती है। ये चैलेंज हमें अमेरिका में ज्यादा आया कि अमेरिका जब हमारे 4 रेस्टोरेंट शुरू हुए तो उस समय वहां पे बहुत ज्यादा लोग एलर्जेटिक हैं, जिसमें एक कॉमन एलर्जी जो होती है तो नट्स की होती है, तो हमें बिना नट्स का कुछ खाना खिलाना पड़ता है। उसके बाद में अभी वीगन वाला चक्कर जो है बहुत ज्यादा चलने लगा। वीगन में थोड़ा सा सरल हो जाता क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और ऑप्शंस मेरे पास बहुत है। हमें ये तैयार करते हैं, जैसे आटे को भिगा कर रखना है, भिगा कर अच्छा गूंद के, भिगा कर यानी गूंद के, जैसे रोटी का आटा, तो वो रोटी का आटा गूंद के हम रखेंगे। 10 से 20 मिनट उसको रखने के बाद फिर उसको पानी में डुबा देंगे और पानी में इसे धोना है। धोते क्या होता है कि एक पोजीशन ऐसी आती है कि 1 केजी आटे से 800 ग्राम स्टार्च जो है निकल जाता और बचता जो है तो वो जो है ग्लूटन। तो ग्लूटन का इस्तेमाल करके, अब ग्लूटन डाइट में कितना चलता है, क्या चलता है, आप लोगों को ज्यादा मालूम, पर उसका इस्तेमाल करके फिर नॉनवेज जैसा वो बनता है धीरे से, और उसको से स्ट्रेच करके, वो पानी में घुलता नहीं, उसको स्ट्रेच करके आप पकाओ। पकाने के बाद फिर उसका कोई आप भुर्जी टाइप बना सकते हैं। उसके बाद में कोई सब्जी के जो को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो टोटल दिखता भी नॉनवेज और उसकी टेस्ट जो है वो भी तकरीबन नॉनवेज की तरफ जाती है। और मैंने ये भी कहा कि जैसे फैट्स जो है तो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई बात नहीं, तो जहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो छोटा जो क्रीम है, क्रीम में भी आजकल कई 3-4 किस्म के क्वालिटीज आती है कि जिसमें फैट्स कम होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बर्तन के बारे में मैंने बताया कि किस टाइप के बर्तन का आप इस्तेमाल करो। मेरे रेस्टोरेंट में भी मैं इसी टाइप के बर्तन इस्तेमाल करके खाना खिलाते हैं। इसमें कई लोगों का कहना है कि भाई जब हम ब्रास के, कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उस समय उसमें कढ़ाई नहीं, टिन होता है, टिन अंदर इसमें कढ़ाई। तो इसकी क्या बात है कि जब तक आपका खाना गर्म है तो ये असर नहीं करता खाने में, ठीक है। जैसे उसी बर्तन में आप यदि खाना बनाओ और रखो तो फिर वो असर करना शुरू होता है और फिर वो हमारे इसके लिए अच्छा नहीं है। जहाँ कलाई का सवाल है, कलाई यदि आपके बर्तन में अच्छी है तो कोई बात नहीं, और कलाई यानी वो जो टिन है, टिन जिसे कहते हैं, तो वो तो शरीर में जाना ही चाहिए। कई डॉक्टर लोगों ने कहा कि भैया वो टिन यदि हमारे शरीर में जाता है तो अच्छा है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उसको तो कलाई कर लेते आप, आपका तांबा पीतल का जो आपका फंडा है वो तो जाता है, बट वो टिन जो है कथील जिसे तो शरीर में जाना चाहिए। और एक बात के ऊपर मैं और कहना चाहूंगा कि अभी सबवे टाइप के काफी सारे जॉइंट्स आप देखते हैं, तो उसमें सलाद होती है, ब्रेड होती है, ठीक है, और उसके बाद में चिपोटले वाला जॉइंट भी आपको मालूम है। तो इन लोग कच्ची सलाद के साथ ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और आयुर्वेद में लिखा है कि कच्ची सलाद के साथ यदि कच्चा ऑयल हम खाते हैं तो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हमारी पुरखों ने, पहले लोगों ने सब बना के रखी। ककड़ी की कुचुम्बर हम खाते थे, तो ककड़ी की कुचुम्बर में हमारी मम्मी दही डालती थी और उसके बाद में
ऑयल के जगह फल्ली दाना डाल दीजिए। तो फल्ली दाना डालने से उसका स्वाद भी अच्छा रहता है, कुछ तो चबाने के लिए दांत में मिलता है, तो एक फीलिंग भी अच्छा होता है कि हाँ ये हो गया। तो इस टाइप का हम इस्तेमाल पहले से करते थे। बाद में जो मराठी खाना है, महाराष्ट्रियन, आप कई लोगों में जिसको पता है कि तिल्ली की चटनी, जौस की चटनी, ये सारे टेस्टी फूड इनहांस करती है राइट हैंड की सब्जियों को बैलेंस करके। तो जितनी हो सके चटनी आप बनाओ, तो राइट हैंड वाले जो सब्जियां हैं वो इतनी अच्छी और बेहतरीन लगेगी। उसके बाद में एक और अभी एक ग्रीक योगर्ट आता है बाजार में, तो प्रोटीन का बहुत अच्छा काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ कोई ज्यादा ये वाला प्रोटीन का काम है, तो आप इसमें ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सवाल आए हैं किसी को दिखने तो आप बताइए। गीता जी, ट्रांसफर, हाँ बराबर है, बिल्कुल। जब इन्होंने बहुत अच्छा सवाल कहा कि कॉपर और ब्रास के वेसल में खाना बना के हम ट्रांसफर करके खाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उसमें आप कलाई लगी है तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको ट्रांसफर करें। सर और एक क्वेश्चन है, वहां दिख रहा है हमें कि ये नॉन स्टिक टू स्टेनलेस स्टील टू अभी ये जो आप कॉपर ब्रास की जिक्र कर रहे हैं, सो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द मॉडर्नाइज्ड कुक टू अर्दनवेयर कुकर तक हम आ रहे हैं। लेकिन इस कुकर में तेल थोड़ा ज्यादा लग जाता है, मीन यू एंड अप यूजिंग लॉट ऑफ ऑयल और सम लिटिल एक्स्ट्रा ऑयल। कोई टिप्स ये प्रिवेंट करने के लिए? ऐसा एक सवाल अदिति पूछ रही है सर। जी देखिए, तेल ज्यादा लगता है ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरी रेसिपी यदि आप कोई देखते होंगे, मेरा चैनल यदि आप देखते होंगे, तो उसमें मैं तेल ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑयल लवर, मुझे तेल खाना ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि वो बात अच्छी है ही नहीं, बट ऐसे जरूरी नहीं कि बिना तेल यदि कम डालते तो खाना अच्छा बनेगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ठीक है। और नॉनस्टिक में जहां सवाल है, तो आप यदि डोसे का जिक्र कर रही है, तो डोसा आसानी से निकल जाता नॉनस्टिक में विदाउट ऑयल। बट मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि आपका जो तावा है, जो लोहे का आयरन वाला मोटा तवा होता है, और दूसरा बीड़ का जो होता है तवा, तो उसमें आप उसको क्या करिए, उसको गर्म करिए, उसमें आधा चम्मच तेल डालिए, उसको कपड़े से फैला लीजिए, उसमें पानी का छिटा लगाइए, फिर से पोंछ डालिए। तो ये जो लोहे का या बीड़ का तवा है, उसमें आप डोसा बनाओ तो विदाउट ऑयल अच्छे से निकले। और ये मैंने बताया भी मेरे चैनल, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक और छोटी टिप दे देता हूँ। परसों खाना बनाता, तो सब्जी बनाते समय हमने उसमें कम तेल में यदि हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, तो वो नीचे चिपक जाता है। बिल्कुल सही बात है, नॉनस्टिक में वो होता नहीं। पर आप अदरक और लहसुन एक साथ जब डालते हो तो वो चिपकेगा। आप अदरक को हटा दीजिए, केवल लहसुन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और लहसुन का इस्तेमाल करने के बाद उसे सौते करेंगे आप, नीचे वो लगेगा तो हल्का सा पानी डाल दो, हल्का सा पानी डाल दो, उससे पहला वो पूरा निकल जाएगा, उसके बाद में चिपकेगा नहीं, आई गारंटी। सर ये सब सफर में आप जो कुकिंग में इतने सालों से तजुर्बा है आपका, एंड 7,500 kg ऑफ खिचड़ी एंड मिलेट्स के साथ अभी जो आप इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसमें आप न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? बिकॉज एक क्वेश्चन है अनुष्का का कि कुकिंग मेथड्स, जैसे प्रेशर कुक, हम बोलते हैं कि कम आंच में पकाओ, प्रेशर कुक में पकाओ, ट्राई टू मिनिमाइज द हीट एक्सपोजर टू द फूड। तो एनी इनपुट फ्रॉम यू ऑन दैट एरिया? आप शेफ, क्योंकि आप टेस्ट और प्रेजेंटेशन पे भी उतना महत्व रखते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पे महत्व रखते हैं, सो आप ये सब कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर? अब देखिए, कुकर में तो कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे सभी लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है, जो अलग खाना बनता है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारा जो नैनियाल है, तो वो है कोलताई का। तो उस समय देखता था कि किचन सबसे आखिरी, उसके बाद में एक रूम, फिर एक दूसरा रूम, और बाद में सामने ड्राइंग रूम। पर सामने के ड्राइंग रूम से पीछे खाना कौन बना रहा है चूल्हे पर, वो पता चलता था। वहां से सारे दरवाजे आते थे, वहां से हवा आती थी, और जो भी खाना बन रहा है वो उसका महक जो है सामने तक आती थी। उस समय मुझे याद है कि कांसे के बर्तन में दाल चढ़ती थी, ठीक है, खुली दाल, और कुकर ऊपर तो था नहीं,
कांसे के बर्तन में खुली दाल चढ़ती थी और उसकी महक आगे तक आती थी, चावल भी उसी तरह पकता था और वो महक के कारण ही हमें भूख लगती थी, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है एक, पर उतना समय अभी हमारे पास होता नहीं, एक साथ तीन तीन चार चार चीजें हम पका लेते हैं। और जब हम बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं वो तो सारा वुड फायर होता है। और मैं क्या करता हूँ कि भैया हमेशा जैसे चावल पकने के लिए 11 से 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 11 से 12 मिनट जब लगते हैं तो आप लोग कहते हैं डाइटिशियंस लोग कि कम से कम देर उसे पकाओ और वो पके भी। तो 7 से 8 मिनट के बाद आप चावल जैसे बॉईल हो गया, माने पहले पानी बॉईल करिए, पानी बॉईल होने के बाद उसमें राइस डालिए, राइस डालने के बाद जब वो पकने लगता, एक उबाल आ जाता, 8 मिनट के बाद आप गैस बंद करो, ढाक दो और 12-14 मिनट के बाद चावल अपने आप पकेगा, आपकी गैस भी बचेगी और ये भी होगा। और दूसरी एक बात, आप सब्जी वगैरह कुछ बनाते, सब्जी बनाते समय आप बर्तन के ऊपर एक कोई कवर डाल दो जो थाली टाइप होता। तो पुराने इसमें क्या होता था कि थाली में पानी डालते थे और सब्जी बनाते बनाते उसमें पानी यदि लग रहा है, आप ठंडा पानी डालते हो तो उतना टाइम और लगता, पूरा टेम्परेचर उसका डाउन होता, फिर से वो प्रोसेस शुरू होती और उसमें जो एक खाना पकने की प्रोसेस थम जाने के बाद फिर से शुरू जब होता है तो उसके टेस्ट में फर्क होता है। तो ये गर्म पानी ऊपर थाली में होता है, आप हल्के से नीचे कुछ लगता है तो थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए ऊपर वाला और वो खाना पकाइए। इस टाइप से हम टेस्ट का जो है। अब पर ये सब बताने के बावजूद भी कितने लोग उसे फॉलो करते कितने नहीं करते आई डोंट नो, क्योंकि फास्ट लाइफ है और डबल डेकर सबको काम करना पड़ता है, मियाँ भी जाते हैं नौकरी पर और बीवी भी जाती है, तो तब मैं उसको ये नहीं कर पाऊंगा। सही कहा सर आपने। मेरा एक क्वेश्चन है, उसका हम मृणाली संत ने हाथ उठाया, उनसे पूछेंगे। लेकिन सर ये बहुत सारे हमारे डाइटिशियंस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं सर, और हॉस्पिटल्स की कुकिंग क्वांटिटी कुकरी होती है, पेशेंट्स की कुकरी होती है, तो वहाँ के यूटेंसिल कुकिंग या कुछ आप बताना चाहेंगे कि वहाँ ज्यादातर स्टील और जर्मन एल्यूमिनियम यूज किए जाते हैं? एल्यूमिनियम अवॉइड करो, स्टील के बर्तन तो बहुत अच्छी बात है, स्टील यदि यूज करते हो तो, क्योंकि अभी वहाँ क्वांटिटी किचन में तांबा पीतल वाला बात तो निकल ही गया है। पर पहले के जमाने में अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे, ताज के कुछ रेस्टोरेंट्स के किचन में आप देखो तो बड़े बड़े तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं जिसमें कढ़ाई की जाती और उसी में ग्रेवी बनती है, उसी में दाल बनती है। मेरे पास एक डेगची है जिसकी हाइट 4 फीट, तांबे की डेगची है, 4 फीट हाइट है उसकी, और उठाने के लिए 3 आदमी लगते हैं। उसमें दाल पकती थी, वो लाए पंजाब से मैंने, दाल माखनी बनती थी उसमें, ठीक है। एक और आपको किस्सा बनाता हूँ क्वांटिटी किचन में कि हमारे यहाँ पे ये जलगांव भूसावल जो है वहाँ पे बैगन का एक अपना महत्व है और वहाँ के बैगन बहुत टेस्टी होते हैं। तो उसमें रात भर बैगन की सब्जी पकती है तांबे के बर्तन, और वो पकाते 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 पूरा ग्रेवी टाइप होता है, और उसके साथ रोटी और प्लेन दाल और चावल, इतना ही मेनू होता है शादी का। तो मेरे ख्याल से सलोमी जी हंस रही है, उनको मुंह में शायद पानी आ रहा है। पानी आने लायक ही चीज है वो, क्योंकि वो लकड़े पे पकती है खाना। और वहां की ट्रेडिशन ऐसा है कि अभी भी स्कूल के जो क्या क्लार्क होते, बाबू होते, चपरासी, तो वो लोग ही बनाते हैं खाना, वो सब्जी जो है। तो मैं कहूंगा कि भैया जहाँ पॉसिबल है तो आप तांबे पीतल का इस्तेमाल करो, और जहाँ नहीं वहाँ स्टील का इस्तेमाल, एल्यूमिनियम अवॉइड करो। एल्यूमिनियम के बाद उसको जर्मन कहते थे, जर्मन इसलिए कहते थे कि अंग्रेजों ने देखा कि ये सारे हिंदुस्तानी 100 साल के कैसे जीते हैं और हट्टे कट्टे कैसे हैं। जब उन्हें पता चला कि बर्तन और बाकी जो खाना बनाने की जो स्टाइल है उसके कारण ये लोग सब ऐसा ये करते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जेल में ये बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया एल्यूमिनियम के, जो स्लो पॉइजनिंग करता है, और उसी को हम अपना रहे। तो जितना हो सके अवॉइड करो। सही कहा सर आपने। मृणालिनी संत, आपने हाथ ऊपर किया है, सो आई थिंक यू कैन प्लीज स्पीक, अनम्यूट एंड प्लीज स्पीक। मृणालिनी, आर यू देयर? ओके सर, तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको।
सबका मैं वही आपको बिल्कुल बोलिए सर। मैं एक बढ़िया है आपको, एक मैंने अभी अमेरिका से एक बर्तन लाया, वो भी बताता हूँ। वो भी बता आपको दीजिए। पॉसिबल है, यहाँ भी आएगा इंडिया में। तो वो नॉन स्टिक नहीं है, बट नॉन स्टिक का काम करता है स्टील का। जब तक आप बताइए। हाँ मृणालिनी, आई थिंक आप ऑनलाइन आ गई है। आर यू देयर? Yes, yes, ma'am. I'm there. ओवर। Hello. I'm feeling very nice कि आज डाइटिशियंस और आप हम लोग एक डाइट पे हैं. It's जी। quite innovative and it's need of the hour, I can say. So मुझे ऐसे पूछना था सर कि अभी आप इतनी मतलब इतना स्किलफुली जो खाना बनाते हो, there is something like taste is at the core of that dish, if I'm not wrong, right? या सर अगर हम लोग न्यूट्रिशन साइंस को कंबाइन करना चाहें और बिकॉज यू आर सो मच एक्सपीरियंस्ड कि अगर आप ऐसे कुछ मेन्यूज या डिशेस बना के उसको प्रमोट कर पाए तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस डाइटिशियंस, बिकॉज पीपल यूज टू थिंक कि डाइट फूड है तो वो प्लान ही रहेगा, उसको कोई टेस्ट ही नहीं रहेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग नेगेटिविटी और इतनी आसानी से कोई एडॉप्ट नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता है डाइट डिशेस. सो अगर आप कुछ इसमें रिवॉल्यूशन कर पाए कि जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि टेस्ट इज नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस, कॉमन फूड को ही टेस्ट रहती है ऐसा नहीं है, डाइट फूड भी टेस्टी रहता है. सो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. वो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, और मेरे सारे जब ये सवाल थे रेस्टोरेंट ओनर्स से थे सवाल, उसके बाद में जो कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं डाइट फूड लेके, तो वो तरीके में मेरे विष्णु जी की रसोई में अपनाता हूँ, ताकि जो सलाड्स और चटनी का जो काउंटर है तकरीबन 10 से 12 किस्म की चटनियाँ उसमें होती है, और मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ. कुछ लोग होते फेस्टिव मूड में आते हैं, अरे क्या यार घास फूस खिला रहे हैं और हम मजे करने आए हैं, पर फिर भी मेरी कोशिश जारी है. और अभी आपको बता दूं मैं कि G20 में मैं 2 सिटीज में मैंने उनका खान पान का व्यवस्था किया, तो उस समय मेरे 97 रेसिपीज थी. 97 में से 37 रेसिपीज ऐसी थी जो सारी डाइट से रिलेटेड थी, सारे में मिलेट्स इस्तेमाल किए थे, और ये सारी जो रेसिपीज थी उसके बारे में जो हमारे खाने वाले जो बंदे थे उनको पहले किताब दी गई थी, अवेयर किया गया था, और अवेयर करने के बाद में जो रेसिपीज है उसके सामने एक क्यूआर कोड दिया था. उस क्यूआर कोड में आप यदि आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको रेसिपी भी मिलती थी, उसमें क्या कंटेंट्स है वो भी मिलता था. और एक आपको एक बात बता दूं कि ये जो किताब आपको दिख रही है मिलेटोलॉजी सर, हाँ मिलेटोलॉजी, ओके. तो उसमें 100 शेफ्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से, और उसमें मेरी जो रेसिपी है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को कल ही मिली किताब. तो ये रेसिपी आप देखिए, पहले शायद दिख रही है आपको, ठीक है. कंप्लीट डाइट का ख्याल रख के ये रेसिपी बनाई है. और जो ये सर थोड़ा बता दीजिए रेसिपी किसकी बनी है, काफी कलरफुल दिख रही है, सो थोड़ा समझना भी चाहते हैं. और इसमें मेरा 3rd नंबर आया ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो इस रेसिपी का. तो बताने की बात यह है कि मेरे अलावा इतनी सारी इसमें रेसिपीज हैं कि ये मैंने क्या किया, है तो खीर पर उसका नाम बकवीट विद बेरीज ईच बोन, इस टाइप का कुछ नाम दिया. और ये जो सारा आपको दिख रहा है नीचे, जो ग्रेवी टाइप का कुछ आपको दिखा है ग्रेवी टाइप का, हाँ दिख रहा है सर, वही. हाँ. तो काफी पॉरेज जैसे दिख रहा है. हाँ, तो वो है पंपकिन है, रेड पंपकिन और गुड़, ठीक है. इसका वो बेस है, और उसके बाद में इस्तेमाल किया मैंने, और जो ऐसे जाली वाला पोर्शन है वो भगर है, ठीक है ना. तो आवाज आप म्यूट करिए. आवाज एको हो रही. हाँ मेरी भी हो रही. हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर, अभी ठीक आ रही है, बोलिए. हाँ, तो
नाम ऐसा कुछ फैंसी दे दो तो लोगों को अच्छा लगता है। और ये सारी रेसिपी जो जाने वाली थी यूएस में जाने वाली थी तो उस हिसाब से दिया मैंने, और ऐसे बेसिक रेसिपीज का ही उनको एक ये दे दिया। उसके बाद में इफ आई एम नॉट रॉन्ग भातावरचं पिठलं नाम की एक बहुत अच्छी रेसिपी कोकण में बनती है। अब पिठला कितने लोग जानते हो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप जानते हो, चलो बहुत लोग जानते हैं सर, बहुत लोग जानते हैं। तो ये मराठी की पॉपुलर डिश है। अच्छा, अदिति भी जानती है, गुड। मोनिका भी जानती है, निहारिका भी जानती है, चलो गुड है। अच्छा, अमोलनी भी जानती है, जो बोलने लगी, वाह क्या बात है। तो ये भातावरचं नेहा भी जानती है, क्या बात है। सिंह साहब, श्रेयस, तलोनी, ईश्वरी, नेहल, मंजू, जी, अभी बस कॉफी, पायल, अभी ठीक है। कितने लोग रेसिपी वही कह रहा हूँ। तो ठीक है, ये है कोकण। हाँ, ये किस्सा बता सकता हूँ। सलोमी मैम आप म्यूट कर सकते हैं? आई थिंक वॉइस इज एकोइंग, आई विल पुट म्यूट ऑन माय एंड। हाँ, हेलो, डन। तो ये रेसिपी भातावरचं पिठलं जब मैं हिंदुस्तान के बाहर ले गया तो इसका एक तो कॉस्ट इतना कम है कि यदि डॉलर्स में मैं बात करूं तो डॉलर्स में इंडियन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके $1.5 से $2 की वो रेसिपी बनती है वहां पर, ठीक है, हिंदुस्तान के बाहर। और उसको हम सेल करते हैं $15, ठीक है। अब $15 की रेसिपी भातावरचं पिठलं, बहुत ही सिंपल रेसिपी, बट तामझाम और प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है उसका। तो एक तो हम कुळीथ का इस्तेमाल करते हैं बेसन में। कुळीथ मालूम है आपको, बहुत अच्छा उसमें ये मिलता है, हमें आयरन मिलता है, ठीक है। तो ये मैम अनम्यूट करके बात कीजिए मैम। फाइबर भी अच्छा मिलता है। फाइबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ये कुळीथ का हम इस्तेमाल करते हैं। और हमने एक छोटी किताब बनाई है, हैंड रिटन। वो किताब हम पहले गोरू को देते हैं कि भैया ये भातावरचं पिठलं ही कहाँ की रेसिपी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा बताने के बाद फिर उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, वो बताते और खुश हो जाते हैं। उनको कोई किसी रेसिपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता चले तो बड़ा मजा आता है उनको। और फिर हम बर्तन बताते हैं पीतल वाला, ऐसे ठोके का बर्तन होता है पीतल वाला, कि इसमें आपका खाना बनने वाला है और इसमें 15 मिनट लगेंगे। फिर हम बर्तन में भातावरचं पिठलं यानी क्या, चावल बनाना है। 80% चावल पकने के बाद वो जो कुळीथ या बेसन जो है उसमें दही मिलाओ, नमक डालो, आप हरी मिर्ची डालो, उसको फेंटो और उसको उसके ऊपर डाल दो। 80% चावल पकने के बाद और उस पर ढाक दो और गैस बंद कर दो। 15 मिनट के बाद वो पिठला जो है ऊपर का लेयर वो पक जाता है चावल की भाप से। और फिर ये दोनों को निकाल के जैसे केक काटते हैं उस टाइप का काट के हम खाते हैं। फिर किसी को घी पसंद तो घी डाली, या तो तड़का डाली, फ्राई का एक का तड़का डाली। तो हम ये सब सारा करा के तामझाम करा के फिर शेफ वो बर्तन लेके आता, उसके पीछे तड़का आता, उसके पीछे फिर थोड़ा सलाद आता, पापड़ आते, और सारा खोल के जब इनके सामने होते तो बड़े खुश हो जाते थे बोले। और फिर वो तड़का उसके ऊपर डालते, उनको बताते, हम तरीका बताते कि कैसे खाना है। इसी प्रकार से जब हम झुनका भाकर, सिंपल देसी बिल्कुल देहाती खाना है झुनका भाकर, पर उसको मैंने कहा कि भैया मेरे एक इंटरनेशनल सेमिनार था उसमें देना है। तो ऑर्गेनाइजर से, अरे क्या बोले झुनका भाकर क्या दे रहे हो, सैंडविच है। बोला वो भी रखता हूँ, झुनका भाकर मेरी तरफ से रखता हूँ। बोले कैसा रखोगे, तो बोला देखिए आप। उसके बाद मैंने क्या किया कि छोटी छोटी भाकर बनाई, बिल्कुल छोटा, इस साइज की पीटा ब्रेड होती उस टाइप का, उसको बीच से काटा। काटने के बाद उसमें कैविटी तैयार हो गई। उसको फिर थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च की चटनी लगा दी, थोड़ा बटर लगा दिया, थोड़ा झुमका उसमें ड्राई झुमका भर दिया। उसके बाद में उसको एक रैप किया बढ़िया टिश्यू पेपर में व्हाइट वाले, उसमें प्याज का फूल लगा दिया और उसके ऊपर नाम लिखा इंडियन कॉटेज सैंडविच। और ऐसे बिल्कुल लाइन से ऐसे बिल्कुल इसमें रखा, देसी खाना देसी स्टाइल। वो सैंडविच सबसे ज्यादा गया। तो हमारी बनाने का तरीका सिंपल है। प्रेजेंटेशन आप इंटरनेशनल को तो आपकी चीज जो है बाहर अच्छे से जाएगी। बर्तन के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये वो बर्तन है, ये इसके ऊपर आप ना जैसे नॉनस्टिक के ऊपर में आप लकड़े का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जी देखिए। और ये दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकते हो।
आवाज आई आप? मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह का बर्तन आपको मिले तो आप इसका इस्तेमाल करिए, सो दैट वो नॉन स्टिक वाले, पूरा स्टील का बर्तन है, स्टील का, और सर्जिकल स्टील का इसमें इस्तेमाल किया है। मृणालिनी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक अब थोड़ा सलोमी मैम का इंट्रोडक्शन, मैडम थोड़ा लेट ज्वाइन कर चुकी बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। सो मैडम हमारी मेंटर, पेट्रन एंड सब कुछ है, सो थोड़ा मैडम को आपसे रूबरू करवाते हैं। ओवर टू यू सलोमी मैम, यू कैन गिव सम इनपुट्स एंड कनेक्ट विद सर फॉर ऑल थैंक यू सो मच मिस्टर विष्णु मनोहर जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमसे बातें किया तो हम बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी जो यंग बडिंग डाइटिशियंस हैं और काफ़ी सीनियर्स भी जो जुड़ते हैं, तो ये जो गैप है शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट के बीच में का, वो हम कई समय से ज्वाइन करने के लिए, नज़दीक कम करने के लिए देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप जानते हैं कि काफ़ी सेफ एसोसिएशन है, वहाँ भी हम डाइटिशियंस और शेफ साथ में मिलकर इस बात में चर्चा करते हैं, और आप हमें थोड़ा कुलिनरी स्किल्स यानी थेराप्यूटिक डाइट जो होते हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, उसको किस तरह से ज़्यादा पैलेटेबल और एक्सेप्टेबल अपीयरेंस में, टेस्ट में बनाना, तो वो हम आपसे सीखते हैं और आपने कई टिप्स आज दी है तो हम बहुत खुश है। और ये जो 2020 की मिलेट्स का ईयर है, तो हम काफ़ी मिलेट्स रेसिपीज आपसे सीखना चाहते थे, क्योंकि हम आज ये साल में ही नहीं, अभी ये ईरा में हम काफ़ी मिलेट्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे मरीजों को और हमारे हेल्दी क्लाइंट्स को भी बताते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन्स है, काफ़ी फाइबर्स है, और इससे हम अलग अलग रेसिपीज बना सकते हैं, हर कुजीन में उपयोग कर सकते हैं। तो शायद आपने बताई भी होगी कोई रेसिपीज, तो किस तरह से हम इस गैप को कम करने के लिए आपसे, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो और रिकॉर्ड होल्डर हो, तो आप किस तरह की हमें टिप्स या और हमें रेसिपीज दे सकते हो, ताकि हम इसे थेराप्यूटिकली यूज करके हमारे जो पेशेंट्स हैं और हमारे क्लाइंट्स जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं उनको हम दे सकें। यानी मिलेट्स के साथ हम दूसरे सीरियल पल्स भी उपयोग ऐड कर सकते हैं, मिक्स रेसिपीज। लेकिन जब हम मिलेट्स यूज करते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं, कई मिलेट्स को कई अलग तरीके से धोया जाता है, फिर भिगोया जाता है 2-3 पानी में, ये करना, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है अगर हम वैसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके काफ़ी लेयर्स होते हैं उसके ब्रांड के। तो आप कुछ उस पर आइडिया और कुछ आपको हमें टिप्स देंगी? हेलो, हाँ सर, आप बोलिए। हाँ, तो इसमें जब हमने 5,000 किलो भगर बनाई तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज था हमको, क्योंकि भगर में भी मॉइस्चर बचता है 20% से ज़्यादा। तो आपने कई बार सुना होगा कि भगर खाने से इतने लोगों को तकलीफ हुई, इतने लोग एडमिट हुए, ये वो अगला वगला। तो मैंने पूरा लॉट जो है भगर का पहले ले लिया था, और जितना भी लॉट है उसमें से रैंडमली भगर निकालने के बाद वो भगर को मैंने चेकिंग करने के लिए दिया। रात को 3 बजे चेकिंग का वो रिपोर्ट आया तो 12% मॉइस्चर उसमें था, और फिर वो हमने इस्तेमाल की। तो इसी प्रकार काफ़ी प्लेट्स में भी ऐसा होता है, जैसे आप सोयाबीन को भी आपको मालूम है कि उसके जो छिलके होते हैं उसमें ऐसा कंटेंट्स होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सोयाबीन का भी जो है तो अच्छे से भिगो कर धो के छिलके निकाल के खाना चाहिए। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं कि जिसको हम इस्तेमाल करने के पहले हमको उससे साफ करना चाहिए। उसकी एक मैंने अभी छोटी एक किताब बनाई है, और वो किताब जो है उसमें सारा ये जो किताब है अभी ये मेघना कुबरे नाम आप जानते हो, हमारे नागपुर की डाइटिशियन है, उनके साथ मैंने ये लिखी है। और इसमें क्या है, इसमें तकरीबन 15 रेसिपीज है अलग अलग टाइप की,
और ये मैंने फ्री में महाराष्ट्र पुलिस के लिए बनाई थी। वो इसलिए कि पुलिस वाले, लेडी पुलिस, रेगुलर हमारी पुलिस, वो जो है वो 12-12, 14-14 घंटे काम करती है। और कई लोग ऐसे होते हैं आईटी वाले कि वो भी 10-10, 12-12 घंटे बैठ के काम करते हैं और घूम के काम करते हैं। तो इन दोनों के लिए मैंने अलग से कुछ मेनू बनाए। मेघना जी ने मेरे को इंग्रेडिएंट्स दिए, वो इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके मैंने ये रेसिपी बनाई। और ये यदि किसी को मिली, या तो फिर आप सीधा मास्टर रेसिपी इसमें जाइए, वो सारी रेसिपीज मैंने इसमें डाली है, तो उसमें से आप सबको ये मिल सकता है। और मैं अभी आप लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी जरूरत है। और मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए भी एक किताब बनाई है कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हालांकि आप जैसे ही लोग सब साथ में थे, मैं तो कोई डाइटिशियन हूँ नहीं, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं बस खाना अच्छा बनाते हूँ। तो बनाते समय मैं आप लोगों का ये करूँगा, आपके ज्ञान का जो है इस्तेमाल जरूर करूँगा उसमें। सर सही में है, हम एक्चुअली आपके साथ बहुत कुछ सीखना और हम आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट कंफर्ट की दुनिया की रेसिपीज में हमें थोड़ा सा आपका, बिकॉज पेशेंट तक हम ही पहुंचते हैं। आप टेस्ट बड्स और वहाँ आप ज्यादा पहुंच सकते हैं, लेकिन पेशेंट और नीड ऑफ द आवर, आई थिंक डाइटिशियन जैसे मृणाल ने बहुत बढ़िया कहा कि डाइट फूड को हमेशा हम बोरिंग ब्लैंड नहीं मानना चाहिए। तो आपके साथ हम अगर जुड़ जाते हैं तो शायद लोगों तक भी हमारी एक अच्छी छवि पहुंचेगी कि अरे डाइटिशियन भी अच्छा खाना खिलाती है और दे टेक एफर्ट्स। बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन है, जब ऑयल के बारे में हम बात करते हैं, आप कुकिंग में, क्योंकि आप काफी लार्ज क्वांटिटी कुकरी करते हैं, आपने बताया भी घी और ऑयल एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं। हमारे साइंस में काफी कुछ कहा गया है ऑयल के बारे में, लेकिन आप लार्ज क्वांटिटी कुकरी में कौन सा ऑयल यूज करते हैं? और आपको स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे रिफाइंड है या ये घाने का तेल है, थोड़ा आप उस पर थोड़ा एक कमेंट दे सकते हैं? अब देखिए, घानी का ऑयल जो होता है वो क्या है कि इसको आप बहुत ज्यादा दिन रख नहीं सकते, उसमें एक स्मेल आने लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए घानी का ऑयल इस्तेमाल, अभी तो छोटी छोटी घानी ऐसी निकली है कि वो घर में आप रखकर, जैसे छोटा साइज होता बिल्कुल, घर में आप रख के 2 दिन का ऑयल उसमें निकाल सकते हैं। उसमें से जो आपको ढेप मिलती है उसको भी आप ग्रेवी में इस्तेमाल करो, क्योंकि वो फाइबरस होती है, उसमें से फाइबर वेस्ट नहीं करना है। तो जब हम क्वांटिटी में किचन कुकिंग करते हैं उस समय थोड़ा सा घानी का ऑयल जो है वो कॉस्ट वाइज भी हमें ज्यादा होता है, इसलिए फिर उसमें इस्तेमाल नहीं करते। हम फिर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, और चाहे जैसा उसे मोल्ड कर सकते हैं। और रेगुलर कुकिंग में भी आप वेजिटेबल ऑयल का, अब कनोला ऑयल होता है कहाँ का, यूएस में, वो सबसे ज्यादा चलता है, उसमें भी कलर नहीं होता, उसमें भी स्मेल नहीं होती। कनोला ऑयल में रेसिपी बना और उसको आप यदि बटर का स्वाद देना चाहते हैं तो ऊपर से बटर डालो। नॉट वाइल कुकिंग होने के बाद जब आप सर्व करते हो, घी डालना चाहते हो तो घी। अभी आप जानते होंगे कई लोगों को स्प्रे निकले हैं, हाँ, घी का स्प्रे निकला है, उसके बाद फल्लीदाने की इसका स्प्रे निकला है। ये सारा जो होता है तो कनोला ऑयल होता है, उसमें केवल इसेंस डालता है, और एक इसेंस फिर घी का काम करता है, मक्खन का काम करता है। और फ्राइंग किस ऑयल में करते हैं सर आप? हम लोग तो फ्राइंग, एक्चुअली यूएस में ना फ्राइंग के लिए फ्राइंग ऑयल अलग से होता है वो, और वो चेक करते हैं कि हर 2 दिन बाद आपका वो फ्राइंग ऑयल, कितना ऑयल आपने लिया रेस्टोरेंट में और कितना ऑयल आपने वो बॉक्स में डाला। आप पीछे इसकी कॉर्पोरेशन की एक बॉक्स लगी होती है, उसमें आप ऑयल डाल, बट अपने यहाँ इतना नहीं हो सकता। बट यूज का माने, जैसे कोई रेसिपी, जैसे ये भुजिया है, सेव है, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, बहुत देर तक रखना है, तो उसके लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। वो पाम ऑयल वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी। आप जितनी भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ठीक है, वो सारे लोग पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे पाम ऑयल का नाम होता है क्योंकि उसमें स्मेल नहीं आती है ऑयल की, कई महीनों तक रहा। जैसे बूंदी है, सेव, गठिया, पपड़ी है, तो कई महीनों तक आप इस्तेमाल करो तो उसमें उसकी स्मेल नहीं आती, इसलिए पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सर सबसे कल्प्रिट तो पाम ऑयल ही है, जहां हम उसे कंट्रीब्यूट टू योर लाइफस्टाइल डिजीज के लिए सबसे बड़ा। तो थोड़ा आप कुछ एफर्ट्स लेके हमारे साथ ये करके, कैन वी प्रिवेंट इट,
टेक मैं बैक मैसेज, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो थोड़ा सा कुछ सोशल मैसेज भी हम सोचना चाहते हैं आप से। बिल्कुल, कई रेस्टोरेंट ओनर्स हैं कि जो पाम ऑयल का इस्तेमाल करते थे ऐसे सेव गठिया पपड़ी के लिए, तो जितने लोगों को है मैंने मेरी तरफ से मैसेज पहुंचा कि भैया पाम ऑयल अच्छा नहीं है सेहत के लिए, आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, आप पाम ऑयल का इस्तेमाल मत करो। और तो बोले कि ज्यादा देर रखना है, ये करना है, वो करना है। और अभी पाम ऑयल भी बहुत सस्ता नहीं है, इक्वल उसका रेट है। आप पाम ऑयल का अभी देखोगे ना वही रेट है। और मैं सबसे पहले वो बात समझाई मैंने कि पाम ऑयल का रेट इक्वल है, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। और वो होने के बाद फिर जैसे क्वांटिटी में आप मत बनाओ, छोटी क्वांटिटी में, एक एक 2-2 दिन का माल निकालो। क्योंकि यदि फल्ली तेल में मैं निकालता हूँ और एक हफ्ते बाद खाता हूँ तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, ये चीजें होती है। तो मैं मेरी तरफ से तो कोशिश करता हूँ, बाकी तो थैंक यू सर। अभी वक्त तो खत्म होते आ रहा है, मैं सलोनी मैम से कुछ गुजारिश करूंगी कि आपके साथ थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले पर आप एक बार मैं हार्टफेल्ट थैंक यू बोलूँगी आपको इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस चीज़ों पे आपने जो हाईलाइट किया है। थैंक यू सलोनी। मैं पहले बताना चाहूंगा आपकी आवाज बहुत फिट है, मीठी है। थैंक यू सो मच। तो हाँ, तो आपने जिस बात में हमसे बातें की तो हम आज काफ़ी हमारे डाइटिशियन जो नॉलेज इस बारे में मिला है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सभी दौर से हम गुजरे हैं। जैसे मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया 1978 में, तो हम क्वांटिटी कुकिंग, हम लाइक 2000 पेशेंट्स की खाना बनाते थे, तो हम ब्रास वेसल्स सभी यूज़ करते थे। क्या बात है, हम क्लीनिंग भी करते थे। जब हम आए तब में हम सब ब्रास वेसल्स राइट ऑफ कर दिया, और फिर गवर्नमेंट की ओर से स्टील वेसल्स नहीं मिले तो हमने एल्यूमिनियम इंडालियम ऐसा यूज़ करना शुरू किया, जो हम बल्कि खिलाफ थे इस बारे में। लेकिन शायद गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि गवर्नमेंट लार्ज कुकिंग हॉस्पिटल्स के लिए दूसरा मेटल दे नहीं रहे थे। तो फिर काफ़ी स्टील के जो कुकर्स, बॉयलर्स वगैरह भी हम यूज़ करते थे, जिसमें हम राइस और दाल वगैरह बनाते हैं, आज भी बनाते हैं क्वांटिटी कुकिंग में। लेकिन जब मैंने मेरा होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया तब हम ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे कोई सभी स्टील के वेसल्स को यूज़ किया, और हमने नॉन-वेज और वेज और मिलेट सभी रेसिपीज अलग अलग टाइप के पैन और वेसल्स मेटल्स में बचाए। अर्थनवेयर का जो बोलते हैं, तो हम अर्थनवेयर का जो कुकिंग होता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो आप अभी भी अर्थनवेयर यानी मट्टी के पात्रों में खाना बनाते हो क्वांटिटी कुकिंग? जैसे कि ऊंधियू बोलते हैं हम, गुजराती रेसिपी होता है, नहीं तो वो जो स्वीट पोटैटो वगैरह बॉयल करते हैं, वो सिंगाड़ा वगैरह, जो अलग ही एक फ्लेवर अर्थन वेसल में बनाने की तरह आता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। तो हम डाइटिशियंस होने के नाते हम काफ़ी अलग अलग जो तरीके हैं वो देखते हैं कि कैसे हम प्रिजर्व करें न्यूट्रिएंट्स को। तो आपका नज़रिया अलग होता है, हमारा थोड़ा अलग होता है। टेस्ट तो हम भी देना चाहते हैं, अलग अलग कुजीन भी यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम जो हीट होता है टेम्परेचर को भी रेगुलेट करना चाहते हैं, और मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसको, और जिस मेटल में बनाते हैं वेसल में, उसको भी हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो जब क्वांटिटी और इंडिविजुअल दोनों कुकिंग में हम इस तरह से कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हो, हमें कोई टिप्स दे सकते हो क्या? देखिए, आपने जो पहले आप आवाज हेलो, हाँ, क्वांटिटी किचन में आपने बताया कि पहले आप ब्रास का इस्तेमाल करती थी, तो बहुत अच्छी बात है।
और जहां गवर्नमेंट का सवाल आपने, मैं अभी शालेय पोषण आहार समिति में हूँ, तो सबसे पहले हमने हमारे जो मंत्री जी थे उनको पहले कहा कि भैया इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम बर्तन आप स्टील के बर्तन इन्हें दो, और स्टील है तो ठीक है, तांबा पीतल है तो भी ठीक है, और वो अभी नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा कि एल्यूमिनियम में खाना नहीं बनेगा। ये सबसे पहली चीज है। जब बच्चों को जब हम खाना खिला रहे हैं, तो बच्चों को क्यों खिला रहे हैं स्कूल में खाना? क्योंकि जो पोषक तत्व है बच्चों के इसमें जाना चाहिए, ताकि उनके बुद्धियांक जो है, ठीक है, वो बढ़े और बच्चे हमारे अच्छे से बढ़े। तो ये चीज है। दूसरी एक बात अभी आपने कही थी, उसके पहले भी मैंने कहा कि भैया जहां हो सके पॉसिबल है तो क्वांटिटी किचन के लिए भी आप तांबे पीतल का इस्तेमाल करिए। मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल आप क्वांटिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रयोग करके देखा, बट वो वेट के कारण फूट जाते हैं। तो डोंट गो फॉर मिट्टी का बर्तन। बट यदि घर में आप पॉसिबल है तो घर में आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। दही जब जमाते हो तो दही जमाते समय आपने देखा होगा कि कुल्हड़ में जो दही जमता है उसकी महक एक अलग होती है, ठीक है। अब वो होती क्यों है? मैंने हमारे दामले गुरु जी उनसे पूछा कि भैया ये क्या चीज है। एक फिर हमारे पेंट से जी है, वो इसी में उन्होंने कुछ ये किया है, काम किया है। तो वो कहने लगे कि भैया जब दही, मिट्टी, दूध एक साथ मिलते तो एक अलग टाइप का बैक्टीरिया तैयार होता है, और वो बैक्टीरिया काम करता है वो दही को महक लाने के लिए, दही अच्छा बनाने के लिए। तो उस चीज का भी, दही के लिए आप एटलीस्ट मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करें। दही लगाने की जहां बात है तो मैं बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पॉट, ऐसे आप स्प्रेड वाले पॉट में दही लगाइए, सो दैट वो दही गाढ़ा लगेगा, खट्टे टाइप का दही लगेगा और फूटेगा नहीं, पानी नहीं होगा। क्योंकि हम जब बड़े बर्तन में लगाते हैं दही, तो दही के वजन से ही दही पानी बन जाता है। तो इसलिए क्वांटिटी में यदि दही लगाना है, छोटे छोटे पॉट में आप, जैसे स्प्रेड वाले छोटे पॉट, उसमें आप दही लगाइए। थैंक यू, फिर से आपका बहुत आभारी हैं हम। और हमारे ऑडियंस ने भी अभी और कुछ क्वेश्चन गीता नहीं बचे हैं, तो हम किसी को कुछ पूछना है या कुछ सवाल है तो मास्टर रेसिपी नाम का यूट्यूब चैनल है मेरा, आप उस पे आइए, बात पूछिए और हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम आप म्यूट पे हैं, आप कुछ बोल रही है और बुक्स, इनकी जो बुक्स है वो भी अगर हमारे ऑडियंस लेना चाहे, पढ़ना चाहे तो सारी बुक्स अवेलेबल है, अमेज़न पे है, amazon.com पे। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारी हमारी टीम BNA लाइफ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर आपका। इट्स इंडीड अ प्लेजर एंड वी आर सो humble to have you and I'm sure बहुत सारे डायटिशियंस को और बहुत कुछ जानना है, so we will try to get you for a workshop। मैं नितिन गांधी जी से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके आपको एक 4-5 घंटे के लिए हमारे वर्कशॉप में आना, क्योंकि आपने काफी कुछ थेरेप्यूटिक डाइट पे भी काम किया है, आप मिलेट बेस्ड काफी काम कर रहे हैं। हम आपसे टिप्स लेना चाहते हैं ताकि हम पेशेंट्स तक पहुंचा सके। तो हमारी टीम सब अभी वीडियो पे ऑन है सर। रदोमी मैम हमारी बेटी है, नाज़नीन हुसैन वाइस प्रेसिडेंट एंड रिचा शुक्ला जॉइंट सेक्रेटरी, नितिन गांधी जी मैन बिहाइंड द सीन। So thank you very much once again to have connected with us. Ma'am, over to you if you have to make any concluding remarks. Nazneen is joining. If Nazneen wants to say something, Richa. आपने बहुत अच्छा आपने समझाया है। उस ड्राइविंग से मैंने अपना कैमरा और ये म्यूट किया था। आपने जो पर्टिकुलर टिप्स दिए हैं, आई थिंक दोज आर वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज हम इतने इस कैलोरी टिप्स के बारे में हम नहीं सोचते हैं। और जैसे गीता ने बताया और मैम ने बताया है, वी डेफिनेटली लव फॉर यू टू कम, और एक आप लाइव वर्कशॉप जब करते हैं तो ये बहुत एक अच्छा हमारे लिए, हमारे सारे फ्रेटर्निटी के लिए इट विल बी अ ग्रेट कंबाइंड एक्टिविटी एंड इट वाज अ ग्रेट टॉक। थैंक यू सो वेरी मच। मामा नमस्कार, नितिन गांधी बोलतोय।
नमस्कार. अरे नमस्कार. काय म्हणता? एकदम छान, एकदम छान. मामा तुम्हाला आम्ही आता सोडणार नाहीये. नका सोडू. एकदम एकदम म्हणजे आता 4-5 तासाचा वर्कशॉप हवाय आम्हाला सरांच्या बरोबर आणि आमच्या फ्रेंडनीला तुमचा बराच उपयोग होईल आणि आय थिंक वाईस वर्सा तुम्ही पण डाएट टिप्स बऱ्याच तुमच्या मला शिकायला पुस्तकात मिळेल. येस येस मला शिकायला मिळेल. कारण सर डाएट आम्ही खूप छान लिहितो पण ते कलरी डाएट इज अ बिग थिंग विच इज अ गॅप बरोबर. आणि ती आम्हाला फुलफिल करायची starting from मुंबई पुणे we want to this workshop under BNL Live. आणि खरंच मनापासून धन्यवाद. तुम्ही खूप वेळ काढला आणि रिअली थँक्यू. एकदम थँक्यू. पुढे नागपूरला आहात? कुठेच आहात? नागपूर. ओके. राईट सर. थँक्यू सर. Thank you once again to each one of the participants who have joined. I hope this session have made it very interesting. We want you to give us feedback. Please go to the YouTube channel of BNA Live. Please like our Instagram, Facebook page. We are there on the social media. And give your tips, give your inputs to us so that we can make these sessions more better. We try to incorporate a lot of things which you want us to talk about. And with patrons like Salome ma'am in the picture who's leading the show, I think we shouldn't miss a chance to take the best out of what ma'am can give us. So thank you ma'am for being there always and guiding us. Thank you Nitinji and Newsy team to be a backbone of this whole show. Thank you Nazneen and Richa who are always there to support. And thank you to each one of the participants who have joined today. And see you next month with another one, the best of expert getting the best of thoughts to you about nutrition. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, everyone. सरांचा AC